हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 जो कि क्या है, विशेषता एवं आवाज़। इससे पहले हमने आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से क्लास 6 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर करा दिए हैं। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख लें, वीडियो अपलोड कर दिए हुए हैं। और ये अभी एनसीईआरटी 360 डिग्री की जो कि शशि शरण सर का बुक है, उसको अभी हम कराएंगे अध्याय 6 जो कि क्या है, विशेषताएं एवं आवाज़। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है, सुमेलित कीजिए केजुराइना का वृक्ष ओक, चेर, देवदार और नागफनी। और इधर देखा उड़ीसा, राजस्थान, पर्वतीय क्षेत्र। तो इस तरह से हो जाएगी राइट आंसर। केजुराइना का वृक्ष कहाँ होती है? तो उड़ीसा में होती है। ओक, चीर, देवदार कहाँ पे पाई जाती है? तो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। और नागफनी कहाँ उगती है? तो राजस्थान में उगती है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए इसके हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, पहली और पूजा छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों के सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर ऋषिकेश में गंगा नदी देखने को उन्होंने हिमालय की हिमच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहाँ बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों में बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की, ऊँट और मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में पूरी उड़ीसा गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण दर्शनों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया। सभी स्थान एक दूसरे से बहुत क्या थे? भिन्न थे। बहुत ठंडे थे तो बहुत उष्ण थे एवं शुष्क था। कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव वस्तुएं थे। आइए अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, सुमेलित कीजिए सुमेलित कीजिए केकड़ा, बकरी, याक, ऊँट। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं ऊँट कहाँ होती है? तो राजस्थान में। ऊँट कहाँ पे पाई जाती है? तो राजस्थान में। बकरी या याक कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्र में होती है। केकड़ा जो कि उड़ीसा में होती है। आइए इसके हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, एनसीईआरटी की लाइन करिए, पहली में मुझे मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के सजीव पाए जाते हैं? मरुस्थल राजस्थान में ऊँट, पर्वत बकरी, याक थे। पूरी उड़ीसा के समुद्र पर केकड़े भी अनेक प्रकार की मछलियाँ थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटू जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर क्या थे? उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधे की प्रजाति से क्या थे? भिन्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊँट के लंबे पैर उसके शरीर के रेत के गर्मी को दूर रखने के लिए होते हैं। जल के स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है। ऊँट का मल शुष्क होता है। तो इसमें से गलत कथन को बताना है, जो कि क्या हो जाएगी राइट आंसर? कथन 2 जो है गलत कथन हो जाएगी, जो कि जल के स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है, यही क्या है? गलत कथन है। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी स्वेद नहीं आता है क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसीलिए जल के बिना भी अनेक दिनों तक वे रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मछलियों के शल्क का कार्य होता है इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें सुगम गति प्रदान करना, दिशा निर्धारण में सहायक होना। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2। इनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और जल में उन्हें क्या करता है? सुगम गति प्रदान करता है। इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जो कि कथन 1 और 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है,
इतनी अधिक किस्म की मछलियों में क्या क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में क्या करती है? सहायक करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को क्या करता है? सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी क्या होती है? सहायक होती है। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है। मछली के गिल्स होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जिन अवशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, क्या कहलाता है? तो अनुकूलन कहलाता है। आइए इसके हम लोग एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाला असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीव की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्टताएं संरचनाएं होती है जो उन्हें परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वो प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशेष संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, वो क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से क्या होते हैं? अनुकूलित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, क्या हो जाएगा? दलदल, जो कि यही क्या है? गलत ऑप्शन है। हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, स्थल जमीन पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के क्या है? कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो जलीय आवास का उदाहरण क्या नहीं हो जाएगा? तटीय क्षेत्र। बाद बाकी जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र सब जलीय आवास का उदाहरण है। और जलीय आवास का उदाहरण क्या नहीं है? तो तटीय क्षेत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी विषमताएं होती हैं। यह भी सभी जलीय आवासों के लिए भी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जैव घटक के उदाहरण हैं। तो जैव घटक के उदाहरण मिट्टी, पौधा, जंतु, इनमें से क्या है? सभी हो जाएगी। सॉरी, बी और सी। इसमें से जैव घटक के उदाहरण क्या हो जाएगी? पौधा हो जाएगी और जंतु हो जाएगी। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव पदार्थ वस्तुएं क्या होती है? अजैव को घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कह रही है, कौन से जैव घटक के उदाहरण नहीं है? इसमें से कथन नहीं बताना है। तो चट्टान, मिट्टी एवं पौधा, जल, वायु एवं सूर्य के प्रकाश, तो इसमें से कोई भी न तो एक और न ही दो क्या है? उदाहरण गलत नहीं है, जो कि दोनों सही है। इसमें से हमको कथन कह रहा था उदाहरण कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से कोई ना तो एक और ना ही दो। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तु आवास का जैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मावी परिवेश के अजैव घटक है। मरुस्थलीय पौधे में शुष्क किसका परिवर्तन है? जड़ का, तना का। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी। मरुस्थलीय पौधे में शुष्क का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पत्ती कहलाता है। इस तरह से राइट आंसर डी हो जाएगा। ये इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं हम लोग। मरुस्थलीय पौधे अस्पुस्टर्जन तथा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां घाट और शूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले अस्पुस्टर्जन में होने वाले जल ह्रास में क्या होती है? कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है?
तो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण तना द्वारा होता है। आइए हम लोग एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में जलह्रास में क्या होती है, कमी आती है। नागफनी की पत्ती जैसे संरचना में आप देखेंगे कि आप वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में क्या होती है, सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, मरुस्थलीय पौधों के बारे में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए कह रहा है, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। पत्ती एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। मरुस्थलीय पौधे को बताना है तो मरुस्थलीय पौधे के बारे में बताना है, तो सही कथन कौन हो जाएगा, पत्ती एक मोटी परत से क्या होता है, ढका होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगी, सी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां तो अनुपस्थित होती ही हैं अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटे शूल के रूप में ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जलह्रास कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका क्या होती है, तना होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से क्या होता है, ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक क्या होती है, चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किस प्रकार के क्षेत्र की पेड़ की विशेषताएं हैं। ये शंकुआकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती है, इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। तो कूट दे रहा है, घास स्थल, मरुस्थल, समुद्र, पर्वतीय। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये जो शंकुआकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं तथा इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। कहाँ पर होती है, पर्वतीय क्षेत्र में होती है, जो कि इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगी। आइए अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्र में शीतकाल हिमपात भी होता है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसा अनेक वृक्ष देखे होंगे। ये वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर क्या होता है, खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वतों पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषताएं होती हैं। तो पैर के नखर लंबे होते हैं, मटमैला रंग होता है, चेहरे की समान एक आँख होती है। तो शिकार करने के लिए शेर की जो विशेषताएं हैं इसमें से सभी होते हैं, जो डी कथन हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी, उपरोक्त में से सभी। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, शेर वन में अथवा घना स्थल में रहता है तथा एक ऐसी शक्तिशाली जंतु है जो हिरन एवं जंतु को शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। शेर एवं हिरन इन दोनों जंतुओं की आंखें अनेक चेहरे के सामने की आंखें स्थित होता है। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, जिन्हें वह पादा उंगलियों के द्वारा खींचकर छिपा सकते हैं। उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार के दौरान उन्हें घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। तो बहुत से समुद्री जीव का शरीर धरारेखीय होता है। जल मछली का शरीर धरारेखीय होता है। डॉल्फिन गिल के द्वारा सांस लेती है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस का शरीर आमतौर पर धरारेखीय नहीं होती है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, जो सत्य कथन डॉल्फिन गिल के द्वारा सांस लेती है, यही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगी। आइए हम लोग एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन विषय की चर्चा हम कर चुके हैं। दूसरे बहुत जंतुओं की धारारेखीय होती है, जिससे जल में सुगमता चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर क्या होता है, आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता है। और समुद्री की गहराई की तलहटी में रहते हैं तथा अपनी
अपने आने वाले शिकार को पकड़ लेते हैं। सब वे जल में रह चलते हैं तो अपने शरीर को धरारेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें क्या होती है, गिल यानी कि क्लोम होती है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतु गिल नहीं होते, सिर पर स्थित नसा द्वारा अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। जल में लंबे समय तक क्या होते हैं, बिना श्वास लिए रह सकते हैं। समय समय पर समुद्री सतह और जल से बाहर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉल्फिन। अभी जस्ट पढ़े हैं जो कि ये अपने छिद्र की वजह से शरीर के वो अपनी सांस को पूरा करते हैं जल से बाहर आकर। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन करिए, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होती है, सिर पर स्थित क्या होती है, नसा अथवा वाले छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रहते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्न में से कौन सा जलीय जीव के सिर पर स्थित नसा द्वारा अथवा वात छिद्र द्वारा श्वास लेते हैं? तो अभी जस्ट ऊपर आंसर किए क्वेश्चन किए हम लोग, तो क्या हो जाएगी, डॉल्फिन। राइट आंसर क्या हो जाएगी, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जलीय पौधे निम्न में से कौन सा गुण है, तना लंबा खोखला एवं हल्का होता है, बड़े आकार में छोटी होती है, तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, उपरोक्त में से सभी। तो जलीय पौधे के बारे में ये सब गुण क्या होते हैं, इनमें से सभी गुण होते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी, उपरोक्त में से सभी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, कुछ पौधे की जड़ें जलाशयों की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधे में जड़ मिट्टी एवं जल एवं खनिज पोषक के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों के तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लावन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अनजाए प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों को उनको वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। केंचुआ नसा मार्ग के द्वारा सांस लेता है, उपरोक्त में से कोई नहीं थी, इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि केंचुआ नसा मार्ग के द्वारा सांस लेती है। यही कथन क्या है, असत्य कथन दे रखा है। हम लोग आइए इसको एनसीईआरटी लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, केंचुआ अपनी त्वचा नम त्वचा के माध्यम से क्या करती है, श्वसन करता है, न कि नसा मार्ग से। उनकी त्वचा पतली होती है और उनमें रक्त कोशिकाएं प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान हो पाता है। इस प्रकार को त्वचीय श्वसन कहते हैं। भोजन सजीवों को उनको वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सजीवों के गुण नहीं है? तो सजीवों का गुण कौन हो जाएगा, भोजन की आवश्यकता नहीं होती। तो यही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। जो कि सजीवों को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है और श्वसन भी होती है, उत्सर्जन भी होती है, प्रजनन भी होती है। और इसमें क्या कर रही थी, सजीवों के गुण नहीं होते हैं तो भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं है। यही क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, एनसीईआरटी की लाइन करिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए क्या होती है, नितांत आवश्यक यानी कि अति आवश्यक होती है। हमने यह भी सीखा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना क्या होती है, भोजन को स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर भी निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनको वृद्धि के लिए भी क्या करती है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की क्या होती है, उनको आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, पौधे अपना भोजन निम्न प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए क्या होती है, नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं को बनाते हैं।
जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतु पर भी क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनको वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या करती है, प्रदान करती है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है। तो छुईमू के पौधे के जब आप छुइएगा तो उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। आइए अब हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधे के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुईमू एक ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां छूने पर अचानक से मुरझा या सिकुड़ जाती है। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के क्या है, कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, पौधे के प्रजनन के बारे में सही कथन कौन नहीं है। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे का उत्पन्न करते हैं। कथन का कौन सा के बारे में क्या कह रहे थे, कथन सही नहीं है। तो दोनों कथन क्या है, सही नहीं है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी। आइए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, जंतुओं की तरह पौधों में भी क्या होती है, प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से छोटे पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं एवं उन्हें अंकुरित करके नए पौधे को क्या करते हैं, उगा लेते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी क्या करते हैं, नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलिका वाले भाग से क्या होता है, नया पौधा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, गेहूं की बोरी में रखने पर कुछ गर्मी का अनुभव होता है, क्यों। इसके श्वसन के दौरान धूप के कारण, रगड़ के कारण, इनमें से कोई नहीं। गेहूं की बोरी में जब आप हाथ को रखिएगा तो कुछ गर्मी का एहसास होता है, किसके द्वारा आता है, गेहूं के श्वास लेने के कारण, यानी कि श्वसन के कारण होती है। इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए। अब आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी को लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है। गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम लोगों का अपना 6 चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कैसी लगी यह वीडियो, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और फिर अब बाकी बचे चैप्टर हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से करा देंगे, जो कि अध्याय 7 होगा, गति एवं दूरियों का मापन। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।